Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today's lecture number 8 for the course of Advanced Reinforced Concrete Structures. This course is generally for MSc Civil Engineering. I myself engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today's lecture number 8 and week number 8. So these are your reference text books for this course. इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास डिज़ाइन ऑफ इनफोर्स कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर से रेलेवेंट कोई और बुक अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं. So in our today's class we are going to continue our topic on two-way slabs. One-way slabs आप already BSc लाइफ के अंदर already डिस्कस कर आए हैं, उसके डिज़ाइन एग्जांपल्स वगैरह भी आपने फोकस किए हुए हैं. अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो प्रीवियस बुक्स वगैरह भी आप फॉलो कर सकते हैं जो कि अभी हमने डिस्कस भी की हैं. उसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ प्रीवियसली जो वन वे स्लैब्स है उनके अंदर कंफ्यूज कर रही है तो मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. तो आज जो है हमारा जो टॉपिक है बेसिकली टू वे स्लैब्स का, उसको हम कंटिन्यू करते हैं. ऑफ कोर्स जो वन वे स्लैब है वो आपको थोड़ा सा हेल्प कर रहा होता है टू वे स्लैब्स को समझने के लिए, तो थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिएगा अपने आप को. वन वे स्लैब्स के से रेलेवेंट उसके क्या टाइप्स होती हैं, क्या डिज़ाइन कंसिडरेशंस हैं, किस तरह से हम उसको कंसीडर करते हैं. हम डायरेक्टली जो है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम एंड लिमिटेशंस वी आर डायरेक्टली मूविंग ऑन द टॉपिक टू वे स्लैब्स. तो आज हम टू वे स्लैब्स को डिस्कस करेंगे. So now we have introduction to design of two-way slabs. के two-way slabs का basic background क्या होता है. Slabs are considered as an structural members whose depth is small as compared to their length and width. Slab यानी छत की जो थिकनेस होती है, डेप्थ होती है, वो दोनों उसके मजीद डायमेंशंस लेंथ और विड्थ जो हैं उनसे स्मॉलर होती है. उस मेंबर को हम स्लैब कंसीडर करते हैं जो कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म होता है. सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ स्लैब इज वन सपोर्टेड ऑन टू अपोजिट साइड्स व्हिच प्राइमरली डिफ्लेक्ट्स इन वन डायरेक्शन एंड इज रिफर्ड टू एज अ वन वे स्लैब. कि कुछ ऐसे स्लैब जो कि आप सिर्फ दो अपोजिट वॉल्स के ऊपर या दो अपोजिट जो दीवारें हैं जहां पे दो आपने कॉलम्स दिए हैं या चार आपने कॉलम दिए हैं, दो ऑन ईच साइड, तो स्लैब अगर सिर्फ आपकी दो साइड्स के ऊपर रेस्ट कर रही है तो उस केस के अंदर आपकी स्लैब एक डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्ट होगी. इस वजह से हम उसको वन वे स्लैब कंसीडर करते हैं. So when the slab is supported on all four sides, अगर आपकी स्लैब चारों तरफ से कनेक्टेड है, आपकी स्लैब चारों तरफ से सपोर्टेड है, तो उस केस में जो डिफ्लेक्शन है वो दोनों डायरेक्शंस के अंदर बनती है, जहां पे आप कंसीडर कर सकते हैं कि हमारी जो डिफ्लेक्शन है वो टू वे डिफ्लेक्शन डेवलप हो रही है. इस वजह से हम उसको टू वे स्लैब्स कंसीडर करते हैं. So the bending moments and deflections in two-way slabs are much lesser as compared to one-way slab. कि जो आपकी स्लैब सिर्फ दो डायरेक्शंस में सपोर्टेड थी, उस केस के अंदर डिफ्लेक्शन आपकी सिर्फ एक डायरेक्शन में डेवलप हो रही थी तो हायर डिफ्लेक्शन थी. अब उसी स्लैब को आपने चारों वॉल से जो है सपोर्ट करवा दिया तो डिफ्लेक्शंस आपकी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती हैं और उस रिफ्लेक्शन के रिडक्शन होने की वजह से लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है. हम टू वे स्लैब्स की बात करते हैं तो बेंडिंग मोमेंट्स एंड डिफ्लेक्शंस जो हैं वो मच लेसर होती हैं एज कंपेयर टू वन वे स्लैब्स, एंड लोड जो है वो ज्यादा कैरी करता है आपका टू वे स्लैब कंपैरिजन टू द वन वे स्लैब्स. So the load in this case is carried in two directions and the bending moment in each direction is much lesser than the bending moment of the slab if load is carried only in one direction. अगर आप कंपेयर करो तो जो स्लैब आप अगर सिर्फ दो साइड से सपोर्ट करते हो तो उस केस के अंदर जो स्लैब है वो लोड कम कैरी करता है बनिस्बत अगर चारों तरफ से आप स्लैब को सपोर्ट करते हो तो लोड कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, बेंडिंग मोमेंट्स रिड्यूस हो जाती हैं. लोड्स जो है वो दोनों डायरेक्शन में सपोर्ट होने की वजह से लोड कैरिंग कैपेसिटी उसकी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती है. सो टिपिकली slab being gutter arrangement of a one way and two way slabs are shown in figure कि हम one way और two way slabs की जो distributions हैं उनको हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो आपको मजीद डिटेल में नजर आ जाता है. अब इस डायग्राम्स यहाँ पे आपको दो नजर आ रही हैं. एक स्लैब का स्पैन है कंप्लीटली जिसका सेंटर ऑफ कॉलम से लेके सेंटर ऑफ अदर कॉलम तक आपको डिस्टेंस गिवन है. अगर उस स्लैब का पैनल का एक पैनल जिसको हम कंसीडर करते हैं उसका हम एक साइड को L से रिप्रेजेंट कराते हैं यानी लेंथ से, दूसरी साइड हम विड्थ से रिप्रेजेंट कराते हैं जिसको हम S से रिप्रेजेंट करा रहे हैं लेट्स सपोज. तो अगर L to S, L डिवाइडेड बाय S का रेशियो जो है वो मोर देन 2 आता है तो उस केस में हम उस स्लैब को ट्रीट करते हैं एज अ वन वे स्लैब. और अगर L to
एस रेशियो जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 2 आता है, तो उस केस के अंदर हम उस स्लैब को ट्रीट करते हैं एज अ टू वे स्लैब। तो L to S रेशियो लेस देन इक्वल्स टू 2 विल बी कंसीडर्ड एज अ टू वे स्लैब, यानी कि आपको उस स्लैब के लिए जो है वो चारों तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड करनी है ताकि वो स्लैब जो है इजीली लोड को कैरी कर सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर ए बेसिकली इज अ वन वे स्लैब जिसके अंदर L to S रेशियो जो है वो मोर देन 2 है, और आपका जो सेकंड डायग्राम है बी उसके अंदर L to S रेशियो जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 2 है, तो उस केस के अंदर हम इस स्लैब के पैनल को ट्रीट करेंगे एज अ टू वे स्लैब। उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ टू वे स्लैब्स। टू वे स्लैब्स के कौन कौन से टाइप्स हैं? टू वे स्लैब नंबर वन टाइप इज टू वे स्लैब ऑन बीम्स के टू वे स्लैब डायरेक्टली रेस्टिंग ऑन बीम्स विल बी कंसीडर्ड एज अ टू वे स्लैब ऑन बीम्स. So this case occurs when two-way slab is supported by beams on all four sides. Figure 1, the loads from the slab are transferred to all the four supporting beams which in turn transfer the loads to the columns. कि एक स्लैब है, स्लैब जो है वो डायरेक्टली रेस्ट कर रहा है बीम्स के ऊपर, बीम्स को सपोर्ट करने के लिए हमने कॉलम्स प्रोवाइड किए हैं, कॉलम्स को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास फुटिंग्स हैं और फाउंडेशंस हैं। तो जो लोड है वो मेंबर टू मेंबर ट्रांसमिट होता है, स्लैब्स का लोड जो है वो बीम्स के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, बीम्स का लोड कॉलम्स के अंदर और कॉलम्स को ट्रांसफर कर देते हैं इनटू द फुटिंग्स एंड देन इनटू द सॉइल। तो जो स्लैब आपकी डायरेक्टली चारों तरफ से बीम्स के ऊपर रेस्ट करे उस स्लैब को हम टू वे स्लैब ऑन बीम्स कंसीडर करते हैं। उसके बाद है हमारे पास फ्लैट स्लैब्स। अब फ्लैट स्लैब्स बेसिकली इज अ टाइप ऑफ स्लैब, यहाँ पे एक फ्लैट स्लैब है, दूसरा फ्लैट प्लेट है, दोनों के अंदर थोड़ी सी आपको जो है कंफ्यूजन्स दूर करनी है इस क्लॉज के अंदर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होने वाले स्लैब्स हैं जिसको हम फ्लैट स्लैब और फ्लैट प्लेट कंसीडर करते हैं। A flat slab is a two-way slab reinforced in two directions that usually does not have beams or girders. इस केस के अंदर क्योंकि टू वे स्लैब की बात हो रही है, टू वे स्लैब की जब हम बात करते हैं तो दोनों डायरेक्शन में बेंडिंग मूवमेंट जनरेट हो रही है, दोनों डायरेक्शंस में आपका जो मेंबर है वो डिफ्लेक्ट होता है। तो दोनों डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट है तो उसके केस के अंदर आपने दोनों डायरेक्शन में रीइंफोर्समेंट्स प्रोवाइड करनी है। तो इस स्लैब के अंदर आपका जो स्लैब है वो कोई भी बीम या गर्डर वगैरह कैरी नहीं कर रहा होता, एंड लोड्स आर डायरेक्टली ट्रांसमिटेड ऑन द सपोर्टिंग कॉलम्स। कि कॉलम है, कॉलम के ऊपर आपने डायरेक्टली स्लैब बनाई है, यानी कि स्लैब का लोड जो है वो कॉलम के ऊपर ट्रांसमिट हो रहा होता है, एंड कॉलम टेंड्स टू पंच थ्रू द स्लैब। यहाँ पे सबसे बड़ा जो फेल्यूर है या सबसे बड़ा जो रिस्क है वो ये है कि जो कॉलम है वो आपका स्लैब के अंदर पंच थ्रू कर सकता है। अब इसकी एग्जांपल आप इस तरह से लें कि लेट सपोज एक हमने प्लेटफॉर्म बनाया, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने डिफरेंट जो है वो कीलों का अरेंजमेंट, नेल्स जो होती हैं नेल्स का अरेंजमेंट आपने बनाया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके ऊपर आप हाथ रख के लोड अप्लाई करते हो तो आपको थोड़ा सा पेन तो फील होता है, लेकिन आपका हाथ जो है उसके ऊपर आप लोड अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ एक ही कील है, अगर एक ही कील है उसके ऊपर आप हाथ की हथेली रख देते हो और लोड अप्लाई करते हो तो कील जो है वो पंच थ्रू कर सकता है मेंबर के अंदर या हाथ के अंदर से। तो यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम की बात कर रहे हैं, तो जब आपका स्लैब उसके ऊपर रेस्ट करता है तो वो पंच थ्रू कर सकता है स्लैब के अंदर से। तो ये एक जो है बड़ा जो अपना एक सेंसिटिव केस आ जाता है। तो उस केस में हम कॉलम के पंच थ्रू को किस तरह से रेजिस्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास 3 मेथड सजेस्टेड है। तो 3 मेथड्स हैं फ्लैट स्लैब्स के अंदर जिसमें अंदर कॉलम के पंच थ्रू को आप रेजिस्ट करवा सकते हो। नंबर 1 इज यूजिंग अ ड्रॉप पैनल एंड अ कॉलम कैपिटल। एक कॉलम कैपिटल भी प्रोवाइड कर सकते हैं और ड्रॉप पैनल प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद ड्रॉप पैनल विदाउट कॉलम कैपिटल, यानी सिर्फ आप ड्रॉप पैनल प्रोवाइड कर दो। थर्ड केस के अंदर कॉलम कैपिटल विदाउट अ ड्रॉप पैनल, यानी कि पहला केस हम दोनों चीजें इकट्ठी प्रोवाइड कर दें। असल जो पर्पस है हमारा वो क्या है कि स्लैब जहां पे आपने प्रोवाइड की है, कॉलम जहां पे लाई कर रहा है वहां पे थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देनी है स्लैब की, ताकि पंच थ्रू ना हो सके कॉलम। अब पंच थ्रू को रेजिस्ट करने के लिए हमारे पास एक स्लैब उस पोर्शन के अंदर हमने थोड़ा सा ड्रॉप पैनल प्रोवाइड कर दिया, या कॉलम कैपिटल प्रोवाइड कर दिया, या ड्रॉप पैनल एंड कॉलम कैपिटल दोनों प्रोवाइड कर दिए, या कॉलम कैपिटल प्रोवाइड कर दिया ड्रॉप पैनल के बजाय। तो तीनों में से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मेन पर्पस इज कि वहां पे उस रीजन में जहां पे कॉलम स्लैब को टच कर रहा है वहां पे हमने थिकनेस जो है उसको इंक्रीज कर देना है। सो थर्ड टाइप इज द फ्लैट प्लेट फ्लोज। फ्लैट प्लेट या फ्लैट स्लैब, आपको पता चल गया कि स्लैब यानी कि एक नॉर्मल प्लेट है जो कि कॉलम के ऊपर रेस्ट कर रहा है, वहां पे आपने कॉलम कैपिटल्स, ड्रॉप पैनल्स और कॉलम कैपिटल एंड ड्रॉप पैनल एज अ कंबाइन आपने प्रोवाइड कर दिए, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ फ्लैट स्लैब्स। नाउ वी हैव अ फ्लैट प्लेट्स।
A flat plate is a floor is a two-way system consisting of a uniform slab that directly rests on the column. अब इस केस के अंदर हमारे पास कोई भी कॉलम कैपिटल, कोई भी ड्रॉप पैनल प्रोवाइडेड नहीं है, डायरेक्ट जो है वो कॉलम आपका रेस्ट कर रहा है जो है आपके कॉलम्स के ऊपर, विदाउट एनी बीम्स, विदाउट एनी कॉलम कैपिटल्स, विदाउट एनी ड्रॉप पैनल्स। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो कॉलम का पंच थ्रू प्रोसीजर है, जो पंच थ्रू है कॉलम का स्लैब के अंदर, जो फ्लैट स्लैब के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो उस केस के लिए हम क्या करते हैं कि हमने उसको किस तरह से डील करना होता है, ताकि जो डायगोनल स्ट्रेसेस हैं उनको हम किस तरह से फेस करते हैं या हम किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। Therefore, a general increase in the slab thickness is required और special reinforcement is used कि फ्लैट प्लेट के केस में आप डॉप पैनल्स और कॉलम कैपिटल्स प्रोवाइड नहीं करते, आप स्पेशल रिइंफोर्समेंट्स अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हो या ओवरऑल स्लैब की थिकनेस जो है उसको इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट टाइप हमारे पास है टू वे रिब्ड स्लैब्स एंड वेफल स्लैब सिस्टम, जिसके अंदर रिब्ड और वेफल जो है वो प्रोवाइड होती हैं, छोटी छोटी रिब्स वगैरह अरेंजमेंट प्रोवाइड किया जाता है, जिस तरह से आपको ऑडिटोरियम्स के अंदर स्लैब्स नजर आती हैं नॉर्मली। This type of slab consists of a floor slab with length to width ratio less than 2. Of course, 2 से कम होगा तभी हम उसको 2 वे डिजाइन करेंगे। So the thickness of a slab is usually provided in the range of 2 to 4 inches. कि आपका पैनल बहुत बड़ा है, उसके लिए आप ओवरऑल थिकनेस जो है स्लैब की वो कम कर देते हो, लेकिन उस थिकनेस कम करने की वजह से आपने सेंटर के अंदर जो है एक इक्वल स्पेसिंग के ऊपर आप रिब्स प्रोवाइड करते हो, छोटे छोटे बीम्स प्रोवाइड करते हो और जॉइस प्रोवाइड करते हो इन 1 और 2 डायरेक्शंस। इस वजह से इस स्लैब को हम जो है 1 वे और 2 वे रिब्ड और वेफल स्लैब कंसीडर करते हैं। So normally, usually the thickness of the slabs in ribbed cases or in waffle slab we have 2 to 4 inches और ribs के दरमियान जो spacing है वो 20 to 30 inches तक हम प्रोवाइड करते हैं। रिब्स जो है वो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर बॉक्स भी हो सकते हैं और 45 डिग्रीज या 60 डिग्रीज के ऊपर भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, आर्किटेक्चरल शेप्स वगैरह के हिसाब से भी डिपेंडेंट होती हैं। उसके बाद टू वे रिब्स डिफरेंट सिस्टम्स कैन बी अडॉप्टेड, उसके अंदर हम डिफरेंट सिस्टम्स अडॉप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल विद वॉइड्स बिटवीन द रिब्स भी हम दे सकते हैं। हम रिब्स बनाते हैं उनके दरमियान वॉइड्स भी हो सकते हैं, उनके दरमियान कोई परमानेंट फिलर्स एज अ मटेरियल भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है रिब सिस्टम के अंदर विद डिफरेंट वॉइड्स एंड द रिब्स कंटिन्यूइंग इन बोथ डायरेक्शंस, वॉइड्स प्रोवाइड कर सकते हो लेकिन जो रिब्स हैं वो कंटिन्यू रहती हैं दोनों डायरेक्शंस के अंदर। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। जैसे आपने ऑडिटोरियम्स के अंदर देखा होगा कि समटाइम जो है वो हमें कंटिन्यूअस रिब्स और बीच वाला जो पोर्शन है वो वैकेंट भी नजर आता है, ओपन भी नजर आता है। समटाइम जो उसके अंदर ग्लासेस लगाए जाते हैं ताकि जो है वो ओपन लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो सके। उसके बाद समटाइम जो है वो एज अ वॉइड्स के तौर पे या परमानेंट कोई दूसरा फिलर मटेरियल, लाइटर मटेरियल भी यूज होता है। एस्थेटिक व्यू के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, एज अ हीट रेजिस्टेंट मटेरियल के लिए भी यूज कर सकते हैं, दूसरे भी उसके पर्पजेस हो सकते हैं। These are the different sections of the two-way slab, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो पहली पिक्चर है A, that is showing flat plate, जिसके अंदर आपकी जो स्लैब है वो डायरेक्टली रेस्ट कर रही है कॉलम के ऊपर। उसके बाद नीचे जो सेक्शन बी है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंट फ्लैट स्लैब्स हैं जो रेस्ट कर रही हैं कॉलम कैपिटल्स के ऊपर भी, कॉलम कैपिटल एंड ड्रॉप पैनल के ऊपर कंबाइन में, और सिर्फ स्लैब जो है वो रेस्ट कर रही है ड्रॉप पैनल के अंदर भी। तो ये आपको डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस और चीज़ें जो है वो आप देख सकते हैं। ये आपको रिब्ड वे स्लैब नजर आ रही है या वेफल स्लैब है, जिसके अंदर जो आपकी रिब्स हैं छोटी छोटी प्रोवाइडेड हैं और रिब्स के दरमियान जो आपका गेप है या वॉइड है वो आप किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, और वॉइड्स के अंदर फिलर्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं। वो अरेंजमेंट आपको सारा नजर आ रहा है। ये इन 3D व्यू आप देख सकते हैं कि फिगर ए बेसिकली इज अ फ्लैट प्लेट एंड सेकंड बेसिकली इज अ फ्लैट स्लैब, जो कि डायरेक्टली जो है आपका रेस्ट कर रहा है पैनल्स और कॉलम कैपिटल्स के ऊपर। फिगर सी जो है वो उसके अंदर स्लैब आपका रेस्ट कर रहा है बीम्स के अंदर, और फिगर 4 जो है वो आपको नजर आ रही है एज अ वाफल स्लैब। तो ये आपका एक 3D व्यू के अंदर आप क्लियर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है इकोनॉमिकल चॉइस ऑफ कंक्रीट फ्लोर सिस्टम्स, कि जब आपके पास एक इकोनॉमिकल चॉइस आ जाती है कि आप रीजनेबल अमाउंट में कौन सा स्लैब का टाइप आपने प्रोवाइड करना है। सो वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लोर सिस्टम्स कैन बी यूज्ड फॉर जनरल बिल्डिंग्स सच एज रेजिडेंशियल, ऑफिस एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स वी हैव। The choice of an adequate and economic floor system depends on the type of building, architectural layout, aesthetic features, and the span length between the columns. ये तमाम पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर आपकी
ओवरऑल बिल्डिंग का जो लेआउट है वो डिपेंडेंट होता है, आर्किटेक्चरल पर्पसेस हैं, एस्थेटिक व्यू है, उसके बाद आपकी जो रिक्वायर्ड ड्राइंग्स की डिमांड है या रिक्वायर्ड लोडिंग्स की डिमांड है, स्पैन लेंथ बिटवीन द कॉलम्स क्या है, उस हिसाब से हम चूज कर रहे होते हैं. सो इन जनरल द सुपर इम्पोज लोड ऑन बिल्डिंग वेरीज बिटवीन 80 to 150 PSF, जिसको हम सुपर इम्पोज लाइव लोड कंसिडर करते हैं कि कितना जो है सुपर इम्पोज लाइव लोड वेरी कर रहा होता है 80 से 100 PSF के दरमियान एज पर कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स. सो अगर हम फ्लैट प्लेट्स की बात करते हैं तो फ्लैट प्लेट्स आपके रीजनेबल हैं या इकोनॉमिकल हैं जब आपका स्पैन 20 to 25 फीट हो और लाइव लोड आपका 60 to 100 के PSF के दरमियान हो. यानी आपका जो स्पैन है वो 20-25 फीट और लोड जो है वो 100 से कम है, 60 से ज्यादा है, तो उस केस में आपका फ्लैट प्लेट जो है वो एक परफेक्ट चॉइस है. So the advantage of providing flat plates include low cost formwork, exposed flare ceilings and fast construction, because formwork ये plain slab है, like a plate एक slab है जिसके अंदर आपकी बिल्कुल प्लेन आपने फॉर्मवर्क प्रोवाइड कर दी, इजी कंस्ट्रक्शन है, इजी मेथड है और जल्दी से जो है वो आप इसको फाइनलाइज कर देते हैं या बना लेते हैं. उसके बाद फ्लैट प्लेट्स आल्सो हैव अ लो shear कैपेसिटी एंड रिलेटिव लोअर स्टिफनेस व्हिच मे कॉज नोटिसेबल डिफ्लेक्शन. कि फ्लैट प्लेट्स के अंदर आपका डायरेक्टली स्लैब जो है वो कॉलम्स के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी डिफ्लेक्शन ज्यादा हो सकती है और shear का जो फेल्यूर है, क्योंकि कॉलम जो है वो पंच थ्रू कर सकता है स्लैब के अंदर से, तो वो थोड़ा सा सेंसिटिव पार्ट है, नोटिसेबल पार्ट है, उसको आपने किस तरह से डील करना है. अदरवाइज जो है फ्लैट प्लेट्स एक बेहतर चॉइस होती है 20 to 25 फीट स्पैन के लिए और लोड्स आपके 60 to 100 PSF के दरमियान. Flat plates are widely used in buildings either as reinforced or pre-stressed concrete slabs. Pre-stressed और reinforced के अंदर जो widely use होता है स्लैब वो flat plates से. उसके बाद सेकंड हमारे पास है flat slabs. अब फ्लैट स्लैब्स के अंदर हमारी जो लेंथ है, पिछले केस में 20-25 फीट थी, तो यहाँ पे 20 to 30 फीट तक आप जा सकते हैं और लाइव लोड जो है वो 80 to 150 PSF तक आप जा सकते हैं. तो उस केस में आप फ्लैट स्लैब्स प्रोवाइड करते हैं. They need more formwork than flat plates, especially for column capitals. यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा अट्रैक्शन आ जाती है, थोड़ी सी फॉर्मवर्क की कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है, थोड़ा सा टाइम डिपेंडेंट हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कि आपके कॉलम कैपिटल्स और ड्रॉप पैनल्स दोनों चीज़ें आ जाती हैं, तो उनके लिए आपने फॉर्मवर्क की अरेंजमेंट किस तरह से प्रोवाइड करनी है. इन बोथ केसेस only drop panels without column capitals are used in most cases. कॉलम कैपिटल्स को हम अवॉइड करते हैं क्योंकि सर्कुलर कॉलम है, तो सर्कुलर जो है वो कॉलम कैपिटल प्रोवाइड करो, पर उसके लिए फॉर्मवर्क डिजाइन करवाओ, बनाओ, स्टील का फॉर्मवर्क होना जरूरी है, ये हो गया. तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इनको अवॉइड करने के लिए हम मोस्टली जो है वो कॉलम कैपिटल्स एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे ओवरऑल एक स्लैब की थिकनेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है और कॉलम का जो पंच थ्रू प्रोसेस है या पंचिंग शियर है या डायगोनल स्ट्रेसेस हैं उनको काउंटर बैलेंस करने के लिए इनफ हो जाता है. उसके बाद हमारे पास वैफल स्लैब हैं. अब वैफल स्लैब जो है वो नॉर्मली आपने देखा होगा कि हम ऑडिटोरियम्स वगैरह के अंदर रिब्ड स्लैब या वैफल स्लैब हम यूज करते हैं. इसकी जो लेंथ है वो 30 to 48 फीट स्पैन लेंथ तक आप जा सकते हैं और लाइव लोड अप टू 150 PSF तक आप प्रोवाइड कर सकते हो, 80 to 150 PSF. दे कैरी हैवियर लोड देन फ्लैट प्लेट्स एंड हैव अट्रैक्टिव एक्सपोज सीलिंग्स. उनकी जो सीलिंग्स हैं, एस्थेटिक व्यू है. नॉर्मली आपने ऑडिटोरियम्स की एग्जांपल लेते हैं कि ऑडिटोरियम्स के अंदर आप बैठे होते हैं, स्लैब्स आपकी ओपन अंदर डिजाइन बना दो, कोई भी चीज है तो उसका एक लुक अपना चेंज हो जाता है. फॉर्मवर्क इंक्लूडिंग द यूज ऑफ पैन्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव. यहाँ पे जो फॉर्मवर्क है वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. स्लैब की थिकनेस तो बहुत कम है लेकिन फॉर्मवर्क को अरेंज करना, उनको बनाना, उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है. उसके बाद स्लैब्स ऑन बीम्स वी कैन यूज देम अप टू 30 फीट स्पैन और लाइव लोड जो है वो 60 to 120 PSF के दरमियान. द बीम इंक्रीजेस द स्टिफनेस ऑफ द स्लैब प्रोड्यूसिंग रिलेटिवली लोअर डिफ्लेक्शन. कि बीम्स जो है वो कंबाइनली यूनिफॉर्मली लोड को कैरी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है या डिफ्लेक्शन जो है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है. उसके बाद एडिशनल फॉर्मवर्क जो है वो रिक्वायर्ड होता है बीम्स वगैरह के लिए. वन वे स्लैब्स ऑन बीम्स भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है. वन वे स्लैब्स ऑन बीम्स आर मोस्ट सुइटेबल फॉर स्पैन्स अप टू 10 to 20 फीट एंड लाइव लोड इन द रेंज ऑफ 60 to 100 PSF. ये भी आप प्रोवाइड कर सकते हो. दे कैन बी यूज फॉर लार्ज स्पैन्स विद रिलेटिवली हायर कॉस्ट एंड हायर स्लैब डिफ्लेक्शंस. इनको भी आप यूज कर सकते हैं. उसके बाद जो है वो फॉर्मवर्क फॉर बीम्स इज आल्सो नेसेसरी.
अगर हम वन वे रिब्ड स्लैब या जॉइस्ट फ्लोर स्लैब सिस्टम अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर इकोनॉमिकल जो लेंथ्स हैं वो 20 to 30 फीट और 80 to 100 psf तक लोड वगैरह कंसीडर किया जा सकता है. सो बिकॉज ऑफ द डीप रिब्स द कंक्रीट एंड स्टील क्वांटिटीज आर रिलेटिवली लो बट एक्सपेंसिव फॉर्म वर्क इज एक्सपेक्टेड ऑफ कोर्स, क्योंकि स्लैब की थिकनेस वगैरह कम होती हैं यहाँ पे इस केस के अंदर जब आप रिब्ड और वैफल स्लैब की बात करते हैं. लेकिन रिब्ड और वैफल्स के लिए जो आप फॉर्म वर्क वगैरह लगाते हैं तो वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो एक्सपेंसिव हो जाती हैं. द एक्सपोज सीलिंग्स ऑफ द स्लैब्स में लुक अट्रैक्टिव को जो है वो हमारे पास जो स्लैब्स हैं वो हमें नॉर्मली जो है वो एज अ ओपनिंग स्लैब्स या एज अ एस्थेटिक व्यू के हिसाब से ब्यूटीफुल लगती हैं. तो ये हमारे पास डिफरेंट जो है स्लैब्स आपको नजर आ रही हैं. एक प्लेट फ्लोर सिस्टम है जिसके अंदर स्लैब डायरेक्टली कॉलम्स के ऊपर रेस्ट कर रहा है. दूसरा जो है वो आपका स्लैब है जो कि बीम्स के ऊपर रेस्ट कर रही है. नॉर्मली जो फ्लेट सिस्टम होता है या जो आपके कमर्शियल प्लाजाज वगैरह होते हैं तो उनके अंदर भी आप देख सकते हैं इस तरह की स्लैब्स वगैरह. उसके बाद हमारे पास है डिजाइन मेथड्स जो कि हम डिजाइन कॉन्सेप्ट्स वगैरह यूज करते हैं. एसीआई बेसिकली अलोड टू स्पेसिफाइड मेथड जिनको हम इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हैं फॉर द डिजाइन ऑफ स्लैब्स, टू वे स्लैब्स के लिए. नंबर वन इज द डायरेक्ट डिजाइन मेथड एंड सेकंड इज द इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड. हमने इन दोनों मेथड्स को यूज करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लैब्स को, टू वे स्लैब्स को एनालाइज और डिजाइन करने के लिए. तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको पर्सपेक्टिव बताता हूँ, तो अगले जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर जब डिजाइन एग्जांपल्स वगैरह होंगे तो सारी चीजें आपको दोनों मेथड्स की डिटेल में क्लियर अंडरस्टैंड कर पाओगे आप. Direct design method as per clause of ACI section 13.6 is an approximate procedure for the analysis and design of two-way slabs. ये एक approximate procedure है. It is limited to a slab subjected to a uniformly distributed loads and supported on equally or nearly equally spaced columns. ये एक तो यूडियल कंडीशंस या लोड्स को कंसीडर करता है. उसके बाद दूसरी जो चीज़ है कि ये इक्वली स्पेस्ड फ्रेम्स हों या इक्वली स्पेस्ड स्पैन्स या ऑलमोस्ट इक्वली स्पेस्ड स्पैन्स को कंसीडर करता है. द मेथड यूजेस सेट ऑफ कोफिशिएंट्स टू डिटरमाइन द डिजाइन मूवमेंट्स एट क्रिटिकल सेक्शंस. क्रिटिकल सेक्शंस के लिए हमारे पास जो मूवमेंट कोफिशिएंट्स हैं उनको हम फॉलो करते हैं. टू वे स्लैब सिस्टम दैट डज नॉट मीट द लिमिटेशंस ऑफ द एसीआई कोड में बी एनालाइज्ड बाय मोर एक्यूरेट प्रोसीजर्स. कि जो लिमिटेशंस हैं एसीआई कोड की डायरेक्ट डिजाइन मेथड के हवाले से अगर वो फॉलो नहीं करता डायरेक्ट डिजाइन मेथड तो हम जो है दूसरा कोई मेथड भी अप्रोक्सीमेट मेथड या दूसरा कोई मोर एक्यूरेट मेथड भी हम यूज कर सकते हैं. And second important method is the equivalent frame method. Equivalent frame method ACI 13.7 clause के अंदर है जो कि in which we distribute three-dimensional building is divided into a series of two-dimensional equivalent frames by cutting the building along the lines midway between the columns. कि अब जो स्लैब है उस स्लैब के पैनल को जब हम सेंट्रॉइड से या डिफरेंट स्ट्रिप्स के अंदर कट करते हैं वो मेथड आपका डायरेक्ट डिजाइन मेथड में आता है. ये आपका एक 3D स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, 3D बिल्डिंग. वो 3D बिल्डिंग को हम ट्रीट करते हैं एज अ टू डायमेंशनल बिल्डिंग. उसके बाद हम कट करते हैं बिल्डिंग को डिफरेंट फ्रेम्स के अंदर, यानी कॉलम टू कॉलम कट. एक स्टोरी का कॉलम ऊपर वाली स्टोरी के कॉलम दोनों को कट करके बीच में जो कॉलम और स्लैब का जो ज्वाइंट नजर आता है उसको हम फ्रेम कंसीडर करते हैं और इसी को इक्विवेलेंट फ्रेम के तहत ट्रीट किया जाता है. The resulting frames are considered separately in the longitudinal and transverse direction of the building and treated floor by floor. कि आप equivalent frame method के अंदर दोनों डायरेक्शंस में आप सेपरेटली जो है वो फ्रेम को ट्रीट करोगे और हर फ्लोर के लिए भी सेपरेटली ये मेथड ट्रीट होगा. ये आपको जो है डिफरेंट स्ट्रिप्स नजर आ रही हैं या फ्रेम्स नजर आ रही हैं जिसके अंदर हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर किस तरह से फ्रेम को कट करते हैं. अपर फ्लोर का कॉलम है, लोअर फ्लोर का कॉलम है, उसके बाद जो है इंटीरियर इक्विवेलेंट फ्रेम है या एंड इक्विवेलेंट फ्रेम है, इनको किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन बोथ डायरेक्शंस. तो यहाँ पे हमारे पास जो है डिफरेंट फ्रेम्स आपको नजर आ रही हैं कि हम उनको किस तरह से एनालाइज करते हैं वाइल परफॉर्मिंग अवर डिजाइन एग्जांपल्स. तो जब आप ये सारी चीजें फिलहाल आपके जस्ट एक नो हाउ के लिए है कि ये मेथड हमने यूज करने हैं. जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं उनके अंदर हमने डायरेक्ट डिजाइन मेथड को भी और उसके बाद सेकंड जो हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड होगा, दोनों मेथड्स को हमने यूटिलाइज करना है और डिजाइन करने हैं स्ट्रक्चर्स या टू वे स्लैब्स बाय कंसीडरिंग बोथ मेथड्स. तो वहां पे आप जब डिजाइन करते हो इन दोनों मेथड्स के जरिए से तो आपको सारी जो स्पेसिफाइड कंडीशंस हैं वो सारी आपकी क्लियर हो जाएंगी. अब एसीआई की तरफ से जो दो मेथड थे, इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड और डायरेक्ट डिजाइन मेथड, इन दोनों मेथड्स के अलावा हमारे पास कुछ और एक्यूरेट या अल्टरनेटिव मेथड्स हैं जिनको भी रियल इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जा सकता है फॉर द एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स या टू वे स्लैब्स.
सो इन इलास्टिक मेथड है जिसके अंदर हम एक कंक्रीट स्लैब को इलास्टिक प्लेट के तरह कंसीडर करते हैं कि इलास्टिक प्लेट है, जैसे लोड अप्लाई हुआ डिफॉर्मेशन जनरेट हुई, जैसे लोड रिमूव होता है वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। और इसके अंदर जो है हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस फॉर द फ्लेक्चर शियर एंड डिफ्लेक्शन बिहेवियर्स के लिए फोर्थ डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह डेवलप करते हैं। फर्दर मोर इन एफईएम द स्लैब इज डिवाइडेड इनटू मैश ऑफ ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स, displacement functions of knots are established and the stiffness matrices are developed for the computer analysis। यानी ये मेथड पूरा एनालिसिस के ऊपर बेस्ड करता है कि हम किस तरह से एनालाइज करते हैं, डिफरेंट इक्वेशंस वगैरह हम यूज करते हैं, डिफरेंट मैट्राइसेस भी डेवलप करते हैं, और जो मेशिंग है वो ट्रायंगुलर फॉर्म और क्वाड्रेटरल फॉर्म्स के अंदर जो है वो डिफरेंट मैट्राइसेस बनाए जाते हैं। उसके बाद जो है इलास्टिक मेथड जो है वो फॉलो होता है और सॉल्व होता है। उसके बाद सेकंड चीज़ें हैं इलास्टिक मेथड के हिसाब से अगर कंसीडर करें तो हमारे पास दोबारा जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ हो जाते हैं। अगर हम प्लास्टिक मेथड यूज़ करते हैं तब भी हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं प्लास्टिक के हिसाब से। यील्ड लाइन मेथड है, स्ट्रिप मेथड है और ऑप्टिमल मेथड है। यील्ड लाइन के अंदर दिस मेथड वाज डेवलप्ड टू डिटरमाइन द लिमिटिंग स्टेट्स limit states of the slab by considering the yield lines that occur in the slab as a collapse mechanism। हम इसको as a collapse mechanism ट्रीट करते हैं कि मटेरियल जो है वो yielding limit states पे पहुंच चुके हैं। तो इस मेथड को हम किस तरह से फॉलो अप करते हैं, ये चीज़ें जो है वो हमारे डिटेल में करिकुलम का हिस्सा नहीं है, जस्ट फॉर ओवरव्यू पर्पस है। उसके बाद स्ट्रिप मेथड है। इन दिस मेथड द स्लैब इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रिप्स लाइक अ बीम। जैसे आपकी स्लैब है, कंटिन्यूअसली एक स्लैब है, उसको हम बीम की तरह कंसीडर करते हैं डिफरेंट छोटे छोटे स्ट्रिप्स के अंदर, और एज अ बीम उसको एनालाइज करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी लेंथ के साथ ताकि वो बीम की जो रीइंफोर्समेंट है वो डिवाइड हो जाती है। द स्ट्रिप्स आर एनालाइज एज अ सिंपल बीम्स। उसके बाद ऑप्टिमल मेथड है। इन दिस मेथड द कंसीडरेबल रिसर्च इनटू ऑप्टिमल सॉल्यूशंस वर परफॉर्म। द प्रेजेंटेड मेथड फॉर minimizing reinforcement based on plastic analysis. Optimal solutions are complex analysis but प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। ये कॉम्प्लेक्स मेथड है दोबारा, और कॉम्प्लेक्स रीइंफोर्समेंट अरेंजमेंट वगैरह डेवलप होती हैं। उसके बाद जो है वो ऑप्टिमल एनालिसिस या ऑप्टिमम रीइंफोर्समेंट परसेंटेजेस वगैरह हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। तो ये मेथड है जस्ट फॉर नो हाउ पर्पसेस। उसके बाद जो है हम मजीद आगे चलते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट के अंदर नॉन लीनियर एनालिसिस आ जाती है, जिसके अंदर ट्रू लोड डिफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब व्हेन द फाइनाइट एलिमेंट मेथड इज यूज्ड। एफईएम हम यूज करते हैं टेक्स इनटू कंसीडरेशंस बाय नॉन लीनियरिटी of the stress strain relationship of the individual elements, and in this curve the solution becomes complex unless simplified empirical relationships are assumed। again ये FEM method है, सॉफ्टवेयर बेस्ड मेथड है जिसके अंदर हम डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स वगैरह यूज करते हैं। द अब प्रेजेंटेड मेथड्स आर प्रेजेंटेड वेरी ब्रीफली टू इंट्रोड्यूस द रीडर टू द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ द स्लैब्स। जो हमने बाद वाले जो डिजाइन मेथड्स हमने डिस्कस किए हैं, इन इलास्टिक मेथड, प्लास्टिक एनालिसिस एंड नॉन लीनियर एनालिसिस, तो ये मेथड जो है वो हमारे फॉर द नो हाउ पर्पसेस हैं कि आपको ये मेथड भी आने चाहिए या यूज होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन जो ACI के दो मेजर मेथड हैं, डायरेक्ट डिजाइन मेथड और इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड, इनको हम कोशिश करेंगे कि अगले दोनों लेक्चर्स के अंदर इन दोनों चीज़ों, बहुत ही लेंथी प्रोसीजर्स हैं और बहुत ही ट्रिकी डिज़ाइन एग्जांपल्स वगैरह हैं, तो इसको इन दोनों को हम कोशिश करेंगे अगले दोनों लेक्चर्स के अंदर हम फाइनल करें। अदरवाइज अगर एंड में हमारे पास टाइम बचा तो इन जो नॉन लीनियर, इनलास्टिक और प्लास्टिक एनालिसिस मेथड्स में से कोई एक मेथड हम डिटेल में आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे अगेन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर इक्विवेलेंट फ्रेम के लिए जब हम टॉप व्यू से देखते हैं, टॉप व्यू से हम बिल्डिंग को किस तरह से पैनल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनटू द इंटीरियर फ्रेम, एंड फ्रेम एंड मिडिल फ्रेम, तो इन दोनों को फ्रेम्स में हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन टॉप व्यू हम जब देखते हैं तो टॉप व्यू में हमें नजर इस तरह से आ रहे होते हैं ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन दोनों के अंदर। अब ये हमारे पास एक इक्विवेलेंट फ्रेम का एक प्लान व्यू है। जब आप 3 डायमेंशनल डायग्राम को कंसीडर करते हैं या सेक्शन को कंसीडर करते हैं बाय कटिंग फ्रॉम द सेंटर टू सेंटर ऑफ कॉलम्स इन डिफरेंट स्टोरीज, तो हमें क्या एक पर्सपेक्टिव या ऑब्जर्वेशन मिलती है। उस ऑब्जर्वेशन को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेट सपोज हमारे पास एक एलिवेशन में प्लान था ABC, और उसको जब हमने कट किया, कॉलम ऑफ A एंड कॉलम C को हमने कट किया, तो बीच वाली जो स्लैब है BB डैश वो हमें नजर आ रही है। और यहाँ पे हमने जब नीचे प्लान के अंदर देखो आप नीचे वाले क्रॉस सेक्शन के अंदर, तो एक्सटीरियर कॉलम, इंटीरियर कॉलम, इंटीरियर कॉलम एंड एक्सटीरियर कॉलम आपको नजर आ रहे हैं। इस तरह से हम डिफरेंट फ्रेम्स बनाते हैं और उन फ्रेम्स के पर्सपेक्टिव में हम स्टडी करते हैं इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड को। उसके बाद जब हम डायरेक्ट डिजाइन मेथड को फॉलो करते हैं, तो डायरेक्ट डिजाइन मेथड के अंदर हम कॉलम और मिडल स्ट्रिप्स के अंदर मेंबर को डिवाइड करते हैं कि कॉलम स्ट्रिप्स कैसे बनाते हैं, मिडल स्ट्रिप कैसे बनाते हैं,
कॉलम स्ट्रिप की विड्थ कितनी होनी चाहिए, और दोनों तरफ से कॉलम स्ट्रिप्स की विड्थ को हम काटने के बाद सेंटर में जो पोर्शन बचता है उसको हम मिडल स्ट्रिप कंसीडर करते हैं। ये भी इक्विवेलेंट फ्रेम की तरह ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। ये जब हम डिजाइन एग्जांपल्स वगैरह सॉल्व करेंगे तो मजीद आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। किस तरह से डिफ्लेक्शन की डायग्राम डेवलप होती है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किस तरह से जनरेट होता है, वो आपको यहाँ पे फिगर बी एंड सी के अंदर देख सकते हैं। अगेन वही चीज, हम किस तरह से कॉलम स्ट्रिप बनाते हैं, किस तरह से आपके मिडिल स्ट्रिप दोनों डायरेक्शन के अंदर L1 एंड L2 डायरेक्शंस को हमने अज्यूम किया है, और L1 एंड L2 के डायरेक्शन के हिसाब से हम मिडिल स्ट्रिप और कॉलम स्ट्रिप किस तरह से बनाते हैं। लेट्स सपोज x एक डिस्टेंस है जिसको हम सेंटर ऑफ कॉलम से लेके कॉलम का हाफ कॉलम स्ट्रिप कंसीडर करते हैं दोनों डायरेक्शंस के अंदर। इसी तरह से जो है वो रिमेनिंग हाफ आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो दोनों जो आपके स्पैन्स हैं वो किस तरह से स्विच होते हैं, उनको हम किस तरह से ट्रीट करते हैं। So after that we have a minimum slab thickness to control deflection। कि ACI कोड क्या कहता है कि कम से कम स्लैब की थिकनेस कितनी प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि जो डिफ्लेक्शन है वो कम से कम रहे। So for that purpose, minimum slab thickness in two-way slabs to control the deflection is explained in ACI section 9.5.3। The magnitude of the slab's deflection depend on many variable, कि वो deflection जो है many variables के ऊपर dependent है, such as including the flagell stiffness of the member, which in turn is a function of the slab thickness, जिसको हम thickness के हिसाब से consider करेंगे कि overall flagell stiffness कितनी है। उसके बाद by increasing the slab thickness, the flagell stiffness of the slab is increased and consequently the slab जो है वो deflection जो है वो decrease हो जाती है। So because the calculation of deflections in two-way slabs is complicated, and to avoid excessive deflections, the ACI code limits the thickness of these slabs by adopting the following of three empirical limitations। We have three different variable equations। उन equations के बेस पे हम एक minimum slab thickness to control the deflections हम decide करते हैं कि deflection भी हमारी एक reasonable range के अंदर रहे और overall thickness जो है वो एक proper flagell stiffness provide करे, जिसकी वजह से कम minimum जो है वो deflection हमारी balance कर सकें हम। So in first condition we have alpha FM factor। alpha FM factor क्या होता है उसको मजीद हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर अल्फा FM फैक्टर जो है वो 0.2 से लेके 2 की रेंज में है, 0.2 से 2 के दरमियान है, तो आप फ्लेक्सुरल स्टिफनेस या स्लैब जो है वो आप थिकनेस कैलकुलेट करते हैं H is equals to LN nominal length into 0.8 plus yielding stress divided by 200,000 divided by 36 plus 5 beta under alpha FM minus 0.2। ये फार्मूला आपका यूज होगा जब आपकी yielding stress जो है वो PSI के अंदर हो। अगर yielding stress आप मेगापास्कल में कंसीडर करते हैं तो दूसरी इक्वेशन जो है वो आपको नीचे गिवन है। अगर इस फार्मूले से ओवरऑल स्लैब की थिकनेस लेट सपोज 5 से कम आती है तो आपने कम से कम 5 इंचेस प्रोवाइड करनी है, बट नॉट बी लेस देन 5 इंचेस, यानी कि 5 इंचेस से कम आती है तो आपने मिनिमम 5 इंच प्रोवाइड करनी है। अगर ज्यादा आती है तो जो वैल्यू आपकी आ रही है वही आपने स्लैब की थिकनेस के हिसाब से कंसीडर करना है। इसी तरह से अगर हमारे पास सेकंड फैक्टर है कि अल्फा FM फैक्टर जो है वो 2 से ज्यादा आता है तो उस केस के अंदर हमारी जो इक्वेशन है वो रिवाइज हो जाती है कि H मिनिमम थिकनेस विल बी इक्वल टू नॉमिनल लेंथ into 0.8 plus yielding stress divided by 200,000 whole divided by 36 plus 9 बीटा। ये PSI के अंदर है। इसी तरह से आपके पास मेगापास्कल में फार्मूला भी गिवन है। अगेन इन दिस केस the minimum thickness should not be less than 5 inches। और थर्ड कंडीशन में अगर आपका अल्फा FM फैक्टर जो है वो 0.2 है या 0.2 से कम है तो उस केस के अंदर जो है वो हम इंटीरियर बीम्स के केस में स्लैब्स वगैरह की थिकनेस वगैरह कितनी कंसीडर करते हैं, उसके लिए मजीद हमारे पास टेबल्स वगैरह भी गिवन है। अब यहाँ पे हमारे पास है मिनिमम स्लैब थिकनेस विदाउट इंटीरियर बीम्स। इंटीरियर बीम्स के बगैर आपकी स्लैब्स हैं तो मिनिमम स्लैब थिकनेस आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ यील्डिंग स्ट्रेसेस। अगर आपकी यील्डिंग स्ट्रेस स्टील की 40,000 PSI है, जो कि आजकल क्राइम है यूज करना इंडस्ट्री के अंदर, आप 60,000 पे ही फोकस करें। 60 से ज्यादा भी हो सकती है, 80,000 का PSI स्टील भी यूज हो रहा है। और अगर आप विदाउट ड्रॉप पैनल्स, यानी कि हम फ्लैट प्लेट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, विदाउट ड्रॉप पैनल्स एंड विद ड्रॉप पैनल्स, यानी कि फ्लैट प्लेट्स एंड फ्लैट स्लैब्स दोनों की बात हो रही है। एक्सटीरियर पैनल है और इंटीरियर पैनल्स हैं। विदाउट ड्रॉप पैनल्स, विदाउट एज बीम्स, विद एज बीम्स, इंटीरियर पैनल्स। उसके बाद एक्सटीरियर पैनल के अंदर या विद ड्रॉप पैनल के अंदर विदाउट एज बीम्स, विद एज बीम्स एंड इंटीरियर पैनल्स। तो जो आपकी थिकनेस है
जो आपकी स्टील की यील्डिंग स्ट्रेस है उसी हिसाब से जो कंडीशन, अगर आप इंटीरियर पैनल की बात कर रहे हो या एक्सटीरियर की बात कर रहे हो, तो वहाँ पे जो है उस हिसाब से हम नॉमिनल लेंथ डिवाइड बाय 33 या नॉमिनल लेंथ डिवाइड बाय 36 या नॉमिनल लेंथ डिवाइड बाय 30 इस तरह की इक्वेशंस वगैरह को हम चूज करते हैं बेस्ड ऑन कंडीशंस जो हमें गिवन होती हैं। ये टेबल मजीद हम डिटेल में जब एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे वहाँ यूज करेंगे तो आपको मजीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब वेरिएबल्स हमने जो यूज किए टेबल्स के अंदर या इक्वेशन के अंदर, n इज द नॉमिनल क्लियर स्पैन लेंथ, नॉमिनल क्लियर स्पैन कितना है उसको हम कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल मेजर्ड फेस टू फेस ऑफ कॉलम्स और फेस टू फेस ऑफ बीम्स और फॉर स्लैब्स विद द बीम्स, यानी फेस टू फेस ऑफ कॉलम्स हम जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस गिवन होता है हम फेस टू फेस कंसीडर करेंगे, कॉलम की एज से लेके कॉलम के दूसरे एज तक, और दूसरा जो है वो अगर बीम है तो बीम की एज से लेके दूसरे बीम के एज तक। Beta basically is the ratio of long to short spans. Alpha FM basically is the average value of alpha for all beams on the sides of the panel के कितने beams हैं उस हिसाब से हम ratio calculate करते हैं. Alpha F basically is the factor to measure the ratio of flexural stiffness in the beam section and with respect to the slab. जो जितने बीम है और स्लैब है उनका फ्लेक्सुरल स्टिफनेस हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, अल्फा फैक्टर से रिप्रेजेंट होती है. आई बी एंड आई एस बेसिकली आर द मोमेंट ऑफ इनर्शियाज ऑफ बीम्स एंड स्लैब्स. उसके बाद however the thickness of any slab shall not be less than the following conditions. अगर आपकी अल्फा एफ एम फैक्टर जो है वो 2 से कम है तो उस केस के अंदर आपकी स्लैब की थिकनेस जो है वो 5 इंचेस से ज़्यादा होनी चाहिए या 5 इंच के बराबर आपने चूज़ करनी है, ऑलमोस्ट अराउंड 125 मिलीमीटर्स. अगर आपका अल्फा एफ फैक्टर जो है और सॉरी 2 से कम था तो हम 5 इंचेस तक रख रहे थे, अगर आपका 2 से ज़्यादा है तो उस केस के अंदर हमारी जो थिकनेस है वो 3.5 इंचेस से ज़्यादा होनी चाहिए, ऑलमोस्ट जो है वो 90 मिलीमीटर कम से कम आपने प्रोवाइड करनी है. These are some other limitations. ACI क्या कहता है कि for panels with discontinuous edges and beams with alpha is equals to 0.8 must be used, otherwise the minimum slab thickness must be increased by 10%. अगर आपकी एज डिसकंटिन्यूअस एजेस हैं बीम्स के अंदर पैनल्स के अंदर तो वहाँ पे स्लैब की थिकनेस जो है वो आप थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हो. व्हेन ड्रॉप पैनल्स आर यूज्ड विदाउट बीम्स द मिनिमम स्लिप थिकनेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय 10%. अगर आप ड्रॉप पैनल यूज कर रहे हो विदाउट बीम्स तो उस केस के अंदर आप स्लैब की थिकनेस को थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं. थर्ड केस के अंदर द थिकनेस ऑफ द टू वे स्लैब shall not be less than the following conditions. The slabs without beams or drop panels almost 5 inches we have to provide. The slabs without beams but with drop panels almost we have to provide 4 inches. Slabs with beams on all 4 sides और अल्फा एफ एम फैक्टर जो है वो मोर देन इक्वल्स टू 2 है तो उस केस में 3.5 इंचेस, और अल्फा एफ एम फैक्टर अगर 2 से कम है तो उस केस में कम से कम हमने 5 इंच या 125 मिलीमीटर्स हमने प्रोवाइड करनी है. तो ये मिनिमम स्पेसिफिकेशंस हैं. हम डिज़ाइन के हिसाब से जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स होंगे उनको हम फॉलो करते हैं और फॉलो करने के बाद जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यूज़ आएंगी उस हिसाब से फिर मिनिमम वैल्यूज़ को कंपेयर करके हम अपने डिज़ाइन वैल्यूज़ को चूज़ कर रहे होते हैं. तो मज़ीद आगे छोटे छोटे डिज़ाइन एग्जाम्पल्स हैं वो डिस्कस करते हैं. उसके बाद हम अगली क्लास में डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर सारी चीज़ें जो कन्फ्यूजन्स हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी. So now we have a design example. A flat plate floor system with panels 24 by 20 feet is supported on 20 inches square column. एक पैनल है आपके पास कंटिन्यूअस दोनों डायरेक्शंस में 24 बाय 20 फीट की जो ओवरऑल लेंथ है दोनों तरफ से पैनल की, और आपके पास 20 इंच का स्क्वायर कॉलम है. एसीआई इक्वेशंस को यूज करें और मिनिमम स्लैब थिकनेस फॉर द इंटीरियर एंड कॉर्नर पैनल्स एज शोन इन फिगर. इंटीरियर और कॉलम पैनल्स, जो कॉर्नर पैनल है इंटीरियर आपका 3rd नंबर पैनल हो जाएगा और कॉर्नर आपका 1 नंबर पैनल हो जाएगा. इनकी स्लैब थिकनेसेस हमने फाइंड करनी है. वी आर कंसीडरिंग एज बीम्स आर नॉट यूज कंक्रीट कंपैरेटिव स्ट्रेंथ एज 4 KSI and steel yielding stress as 60 KSI. ये आपके पास तमाम डायमेंशंस क्रॉस सेक्शंस वगैरह नीचे गिवन है. अब उसके बाद हमारे पास जो नंबर 1 था फॉर कॉर्नर पैनल जब हम बात करते हैं सिर्फ तो हमने जब नीचे आप टेबल के अंदर देखें विद ड्रॉप पैनल्स विदाउट ड्रॉप पैनल्स दो आपके पास पूरी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं. विद ड्रॉप पैनल की कोई भी बात जो है वो डिज़ाइन एग्जांपल में नहीं थी, ना ड्रॉप पैनल का कोई जिक्र है, तो हम कंसीडर कर रहे हैं स्लैब्स आर विदाउट ड्रॉप पैनल्स. ड्रॉप पैनल्स की बात हो गई. उसके बाद वो कहता था क्वेश्चन में कि एज बीम्स आर नॉट यूज्ड या नो एज बीम्स आर यूज्ड, सो वी आर कंसीडरिंग कि विदाउट एज बीम्स आपके पास कंडीशन गिवन है और स्टील की यील्डिंग स्ट्रेस 60 KSI है तो मिनिमम स्लैब थिकनेस का फार्मूला आपके पास आ जाता है ln/30. ln/30 हमने इक्वेशन को चूज किया. Fy हमारे पास 60 KSI थी, कंडीशंस आपके पास गिवन थी, हमारे पास जो फार्मूला मिनिमम स्लैब थिकनेस का आया वो ln/30 आ गया.
अब फार्मूला हमारे पास था ln/30 जो कि हमारे पास h मिनिमम आ जाएगी, जिसके हम मिनिमम थिकनेस ऑफ द स्लैब कंसीडर करेंगे। तो बेसिकली ln क्या है? ln जो है वो नॉमिनल लेंथ है जो कि क्लियर कवर डिस्टेंस है फ्रॉम द एज ऑफ कॉलम टू एज ऑफ अदर कॉलम। अब हम एक कोई भी लेंथ ले लेते हैं, एक तरफ हमारे पास लेंथ है टोटल 24 फीट, दूसरी तरफ लेंथ है 20 फीट की, यानी ln पहला जो है एक डायरेक्शन में अगर हम फाइंड आउट करें तो ln हमारा हो जाता है 20 फीट। 20 इंच के कॉलम है दोनों तरफ से, और ये 24 फीट जो आपका डिस्टेंस है वो सेंटर ऑफ कॉलम से सेंटर ऑफ कॉलम तक का डिस्टेंस है, यानी 10 इंच कॉलम एक तरफ से, 10 इंच कॉलम दूसरी साइड से, हम ये दोनों कॉलम को डिडक्ट कर देंगे। तो 10 इंच प्लस 10 इंच हो गया हमारे पास 20 इंचेस, डिवाइड बाय 12 वी हैव कन्वर्जन फ्रॉम इंच टू फीट, और नॉमिनल लेंथ हमारी लॉन्गर डायरेक्शन के हिसाब से आ गई 22.33 फीट। जब हम h मिनिमम फाइंड आउट करते हैं तो 22.33 इंटू 12 यानी ln/30, ln को अब हमने यहाँ पे जो है वो फिट को कन्वर्ट कर दिया इंचेस के अंदर, तो मिनिमम थिकनेस हमारे पास आ गई 8.93 इंचेस, जिसको हमने राउंड अबाउट करके 9 इंचेस ले लिया। अल्टरनेटिवली आप इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं जो कि मिनिमम स्लैब थिकनेस के लिए हम अल्फा एफ और अल्फा एफ एम फैक्टर जो है उसको हम लेट सपोज अज्यूम करते हैं 0, तो पीएसआई के अंदर आपके पास जो है वो डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी। अल्फा एफ एम आप दोनों इक्वेशन से भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास टेबल से जो डायरेक्टली वैल्यू आई वो ऑलमोस्ट अराउंड 9 इंचेस आ गई। इसी तरह से जब हम इंटीरियर पैनल की बात करते हैं तो टेबल में से हमारा इक्वेशन बनी ln/33। ln आपने 222.33 ऑलरेडी निकाला था, आप दूसरी डायरेक्शन से भी निकाल सकते हैं। ln आपका एक आ जाता है फॉर एग्जांपल 24 फीट वाली साइड थी, दूसरी आपके पास 20 फीट वाली साइड थी, दोनों आप यूज कर सकते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आप चूज कर लेंगे। तो ln हमने चूज किया, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 8.12 इंचेस, जिसको हमने 8.5 इंचेस कंसीडर कर लिया। तो अल्टरनेटिवली जो आपके इक्वेशंस हैं उनको भी आप यूज कर सकते हैं, इक्वेशंस आपको नीचे गिवन है। अब स्लैब की थिकनेस आप वेरी नहीं करवा सकते, एक पैनल के अंदर एक थिकनेस आप प्रोवाइड करो, दूसरे में दूसरी स्लैब थिकनेस प्रोवाइड करो। तो हमारी जो कोशिश रहती है कि मैक्सिमम और यूनिफॉर्म स्लैब थिकनेस हमने प्रोवाइड करनी है। सो इट इज अ यूनिफॉर्म स्लैब थिकनेस इज यूज्ड for all the panels, then h is equals to 9 inches will be adopted for this design। हमने 9 इंच जो है वो यूनिफॉर्मली कंसीडर करनी है, चाहे वो इंटीरियर पैनल हो, चाहे एक्सटीरियर पैनल हो, चाहे कॉर्नर पैनल हो। अब हमारे पास सेकंड डिजाइन एग्जांपल है। द फ्लोर सिस्टम शोन इन फिगर 2 कंसिस्ट ऑफ सॉलिड स्लैब्स एंड बीम्स in two directions supported on 20 inches columns. Use ACI code equations to determine the minimum slab thickness required for the interior panel। interior panel के लिए हमने find out करनी है concrete comparative strength we have 3 KSI and steel yielding strength we have 60 KSI। ये आपको डायग्राम नजर आ रही है, सॉलिड स्लैब है जिसके नीचे जो है वो बीम्स हैं और बीम जो है वो कॉलम के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे बीम और स्लैब का एज अ कंबाइन एक्शन शो कराना है ताकि जो स्लैब की थिकनेस है उस हिसाब से हम एज अ टी बीम डिजाइन करें, ताकि जो बीम और स्लैब है वो कंबाइन के तौर पे एक्ट करें। उसके लिए हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन गिवन है वो है कि 16 इंचेस की आपके पास बीम की ओपनिंग है, और ओवरऑल इंक्लूडिंग डेप्थ ऑफ द बीम एंड स्लैब थिकनेस वी हैव 22 इंचेस। ये आपको डिटेल्स गिवन है। अब हम अज्यूम करते हैं कि जो इफेक्टिव टॉप फ्लेंज विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए। इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ हमें कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हमने अज्यूम किया कि लेट सपोज h जो है वो हमारी थिकनेस है, एक डिस्टेंस है जो कि बीम की एज से लेके स्लैब के अंदर कितनी आपकी इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ जाएगी टी बीम की दोनों तरफ से। तो x हमने डिस्टेंस अज्यूम किया जो कि आपका x जो है वो आपका दोनों डायरेक्शंस के अंदर x और x जो है वो एज इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ हो जाएगा, और y आपकी ओवरऑल डेप्थ हो जाएगी बीम की, जो कि अगर आप स्लैब थिकनेस निकाल दें तो उसके बाद कितनी डेप्थ बचती है बीम की उसको हमने रिप्रेजेंट करा दिया y के साथ। ये डायग्राम्स जो है मजीद हमने अभी इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ कैलकुलेट की नहीं है, ना स्लैब थिकनेस कैलकुलेट की है। यहाँ पे जो है वो हाफ सेक्शन भी आपको नजर आ रहा है, और हाफ सेक्शन या वाई बार डिस्टेंस है जो कि आपका सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन है टी बीम का, और 15 इंचेस की ओवरऑल डेप्थ है या 15 इंचेस की इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ एक डायरेक्शन में जा रही है। इनको हमने मजीद कैलकुलेट करना है। फिगर अभी पहले शो हो गई है लेकिन हमने इसको कैलकुलेट करना है आगे, उसके बाद ये आपको फिगर्स मजीद क्लियर हो जाएंगी। नाउ रिकॉल फ्रॉम द लेक्चर, सबसे पहले हमने इक्वेशन जो यूज करनी है उसके लिए हमें अल्फा एम फैक्टर चाहिए, अल्फा एफ एम फैक्टर चाहिए, अल्फा एफ फैक्टर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर बीम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्लैब, ये हमें पैरामीटर सारे चाहिए थे। इन पैरामीटर्स को अचीव करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम हम कैलकुलेट करते हैं IB इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द सेक्शन 2B, जो कि आपने फिगर के अंदर 2B सेक्शन में देखा कि हमें बीम और स्लैब का कम्युलेटिव एज अ टी सेक्शन ज्वाइंट जो है वो बनाना था।
लेकिन हमारे पास बीम की डेप्थ नहीं है, ओवरऑल टी बीम की डेप्थ है 22 इंचेस, तो which is made up of a section कि अगर and the extension of the beam या extension of the slab on each side of the beam, जो कि extension है जो effective flange width के लिए, उसको हमने मार्क कराया था x डिस्टेंस के साथ, और y ओवरऑल डेप्थ थी बीम की। हम अज्यूम करते हैं कि x और y डिस्टेंसेस जो हैं, डेप्थ ऑफ द बीम एंड एक्सटेंशन ऑन द स्लैब साइड जो टी बीम की कितनी होनी चाहिए, वो दोनों आपस में बराबर हैं, बट नॉट बी मोर देन 4 टाइम्स स्लैब थिकनेस। 4 टाइम्स स्लैब थिकनेस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एक्स और वाई डिस्टेंस दोनों। सो हम अज्यूम करते हैं कि लेट सपोज वी आर प्रोवाइडिंग h एज अ मिनिमम स्लैब थिकनेस इज इक्वल टू 7 इंचेस। इसको हम बाद में चेक भी करेंगे। तो अगर हम चेक करते हैं 7 इंचेस अज्यूम करते हैं, तो x और y डिस्टेंस जो है वो दोनों कितने हो जाते हैं, यानी कि आपका जो स्लैब की थिकनेस अगर आप निकाल दो ओवरऑल टी बीम की डेप्थ में से 22 इंचेस में से 7 इंचेस निकाल दिए, तो हमारे पास डिस्टेंस बच गया 15 इंचेस, यानी बीम की जो डेप्थ है वो 15 इंचेस है। और अगर वही डेप्थ हम दोनों तरफ से इलोंगेट कर देते हैं, दोनों तरफ से एज जो है वो टी बीम की इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ के हिसाब से, तो आपका इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ 15 इंचेस एक तरफ से हो जाएगा, 15 इंच दूसरी तरफ से हो जाएगा। तो यहाँ पे लेकिन ये जो वैल्यू है x और y दोनों की, ये वैल्यू आपकी 4 टाइम्स स्लैब थिकनेस से कम होनी चाहिए। 4 टाइम्स स्लैब थिकनेस हमारे पास 28 इंच है और जो x y की डिस्टेंस आया वो 15 इंच है, तो यानी कि ये वैल्यू हमारी इक्वेशन जो है वो जस्टिफाई हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या, अब जब x और y का डिस्टेंस आ गया तो इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ ऑफ द टी बीम कैलकुलेट करते हैं कि जो कि हमारे पास हो जाएगा 16 इंचेस बीम की विड्थ है और 15 इंचेस एक तरफ से फ्लैंज आ गई, 15 इंचेस दूसरी तरफ से, यानी 2 इंटू 15 इंचेस, तो टोटल हमारे पास इफेक्टिव फ्लैंज बच गई 46 इंचेस, जो कि आप अगेन फिगर पीछे अगर जाके देखना चाहें तो फिगर पीछे के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है कि 46 इंचेस जो है वो हमने इफेक्टिव फ्लैंज विद कंसीडर की थी। और हमारे पास फिगर जो स्लैब की थिकनेस है वो 7 इंचेस हमने अज्यूम की। अभी हम मजीद आगे चलते हैं कि टू डिटरमाइन द सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन, हमने सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना है बाय कंसीडरिंग द मोमेंट्स विद द रिस्पेक्ट टू द टॉप ऑफ द फ्लैंज। टॉप ऑफ द फ्लैंज के हिसाब से हमने सेंट्रॉइड को कैलकुलेट करना है। तो सेंट्रॉइड निकालने के लिए हमने मोमेंट्स लिए दोनों रेक्टेंगुलर पोर्शंस के, स्लैब और बीम दोनों का, वो हमने लिया विद रिस्पेक्ट टू द टॉप फ्लैंज। अब हमने एरिया फाइंड आउट किया कि फ्लैंज का एरिया कितना है। फ्लैंज की ओवरऑल इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ जो है वो 46 इंचेस थी, थिकनेस हमारे पास 7 इंचेस थी, एरिया हमारे पास आ गया 322 इंच स्क्वायर। एरिया वेब का कितना है, वेब हमारे पास बीम था जो डेप्थ बच गई थी 15 इंचेस उसकी ओवरऑल विड्थ है, और सॉरी डेप्थ है, और 16 इंचेस विड्थ है, तो हमने एरिया हमारे पास आ गया 240 इंच स्क्वायर। टोटल एरिया दोनों एरियाज को आपने सम कर लिया जो कि आ गया 562 इंच स्क्वायर। अब हम मोमेंट लेते हैं ताकि हमें सेंट्रॉइड का पता चल सके। तो मोमेंट के लिए पहला एरिया फ्लैंज का, फ्लैंज एरिया 322 इंच स्क्वायर। उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द टॉप ऑफ द फ्लैंज, यानी फ्लैंज की, क्योंकि रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो फ्लैंज के सेंटर से लेके टॉप तक का डिस्टेंस 3.5 इंचेस, क्योंकि टोटल थिकनेस हमारे पास 7 इंचेस है जिसका हाफ 3.5 इंचेस आ गया, प्लस 240 यानी सेकंड एरिया ऑफ द बीम जो कि आपका बीम का एरिया है। अब बीम के लिए आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द टॉप ऑफ द फ्लैंज। टॉप ऑफ द फ्लैंज तक अब बीम की डेप्थ जो है ओवरऑल 15 इंचेस है, उसका हाफ आ गया 7.5 इंचेस, प्लस आप ऐड कर दोगे ऊपर वाली फ्लैंज की जो विड्थ है या फ्लैंज की जो थिकनेस है 7 इंचेस, वो आपने ऐड कर दी, टोटल आ गया 14.5। तो हमारे पास टोटल जो डिस्टेंस आया वो 562 वाई आ गया, कि यानी आपका जो ओवरऑल एरिया था वो ओवरऑल एरिया मल्टीप्लाई बाय y, यानी कि हमने एक डिस्टेंस रखा कि यहाँ पे y बार जो डिस्टेंस है वो कहाँ पे आ रहा है, सेंट्रॉइड कहाँ पे आ रहा है। जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो y का डिस्टेंस आ गया 8.2 इंचेस, यानी कि टॉप फ्लैंज से 8.2 इंचेस डिस्टेंस के ऊपर आपके ओवरऑल टी बीम का सेंट्रॉइड लाई कर रहा है। उसके बाद हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बीम का फाइंड आउट किया। बीम का एरिया हमारे पास क्या है, 500 जो एरिया था BDQ/12 का फार्मूला अप्लाई किया। BDQ/12 46 हमारे पास जो है वो विड्थ थी, डेप्थ हमारे पास 7 इंचेस है, 7 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस एरिया हमारे पास 322 था, इनटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारे पास वो 4.7, यानी कि y बार से लेके सेंट्रॉइड ऑफ द फ्लैंज, टॉप फ्लैंज का डिस्टेंस है। y बार आपके पास कितना है 8.2, और उसमें से आप 3.5 माइनस कर दोगे तो 4.7 हमारे पास बच गया, डिस्टेंस स्क्वायर आ गया, प्लस जो आपका स्लैब या बीम का पोर्शन है 16 ओवरऑल डेप्थ,
और विड्थ है सॉरी, और 15 का क्यूब यानी कि डेप्थ का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस एरिया प्लस आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो 7.5 माइनस 1.2 जो कि आपका ओवरऑल बाय बार जो आपका फ्लेंज से लेके नीचे तो जो फ्लेंज तो हो गई ना हमारे पास 7 इंचेस की, तो 8.2 में से हमने 7 इंचेस स्लैब वाले निकाल दिए, तो यानी 1.2 बच गया। और सेंटर ऑफ द बीम से लेके वाई बार तक का डिस्टेंस यानी कि वो 1.2 आपने माइनस कर लिया, तो ओवरऑल हमारे पास जो ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया बना बीम का वो 22,453 इंच पावर 4 बन गया। Now consider the moment of inertia for slab in the longer direction. Longer direction के लिए हम moment of inertia कैलकुलेट करते हैं स्लैब का, जो कि BDQ/12 फार्मूला है। हमारे पास longer direction की बात हो रही है। longer direction की जब आप बात करते हो लेंथ वाइज, तो आप स्मॉलर साइड की बात कर रहे हो। स्मॉलर साइड longer direction के अंदर जा रही है, तो कहने का मकसद जो है वो लॉन्ग डायरेक्शन है, साइड स्मॉलर है। स्मॉलर साइड की विड्थ हमारे पास 20 फीट थी, एच हमारे पास थिकनेस जो है वो 7 इंचेस है। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही फार्मूला BDQ/12, टोटल आ गया 6860। अब अल्फा एफ एम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। अल्फा F1 इन द लॉन्गर डायरेक्शन हमारे पास क्या फैक्टर आया, EIB ओवर EIS इन द लॉन्गर डायरेक्शन। आई फॉर स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्मॉलर लेंथ या स्मॉलर लेंथ इन द लॉन्गर डायरेक्शन। तो ये हमारे पास रेशो जो डेवलप हुआ अल्फा FM1 का, वो हमारे पास आ गया 3.27 जो कि रेशो आ गया। मोमेंट ई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों आपस में कैंसिल हो गए, रेशियो आपके पास बच गया 3.27। इसी तरह से नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द शॉर्टर डायरेक्शन। अब शॉर्टर डायरेक्शन के अंदर आपकी लॉन्गर वॉल रन करेगी, लॉन्गर वॉल इन शॉर्ट डायरेक्शन। तो लॉन्गर वॉल के लिए भी फार्मूला वही है, बी हमारे पास 24 फीट था, BDQ/12 24 इंटू 7 इंचेस जो हमारे पास थिकनेस है डिवाइड बाय 12, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 8232 इंच स्क्वायर। अल्फा FF2 हमारे पास आ गया EIB ओवर EISS इन स्मॉल डायरेक्शंस। हमारे पास टोटल ई आपस में कैंसिल हो गए, रेशो आपके पास आ गया 2.27। अब दो रेशोज हैं अल्फा F1 अल्फा F2, इन दोनों रेशोज का हमने कम्युलेटिव एवरेज लेना है। अल्फा FM बेसिकली इज द कम्युलेटिव फंक्शन, कम्युलेटिव ज्वाइंट ऑफ ऑल द अल्फा वैल्यूज। अल्फा F1 था, अल्फा F2 था, हमने तमाम वैल्यूज को कंबाइन किया, उनका एवरेज ले लिया, तो अल्फा FM फैक्टर आ गया 3.0। उसके बाद बीटा वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बीटा बेसिकली is the ratio of nominal length in longer direction to nominal length in shorter direction। अब nominal length में हमारे पास क्या होती है, clear distance from the edge of column to edge of other column, जिस तरह से हमने पिछले एग्जांपल के अंदर किया। तो लॉन्गर डायरेक्शन के अंदर टोटल 24 फीट लेंथ थी, जिसमें से हाफ कॉलम एक साइड से, हाफ कॉलम दूसरी साइड से आपने डिडक्ट कर दिया, टोटल लेंथ बच गई 22.33। इसी तरह से शॉर्टर साइड का LN आपका हो जाएगा 20 फीट, टोटल लेंथ थी 10 इंचेस फ्रॉम वन कॉलम, 10 इंचेस टू अदर कॉलम, आपका डिडक्ट हो गया 18.33 बच गया। तो जब आपने रेशो निकाला बीटा, वो 1.22 वैल्यू आ गई। उसके बाद हम लॉन्गर रेशो के हिसाब से, लॉन्गर लाइन लेंथ के हिसाब से LN22 वाली साइड को यूज करके हम फाइंड आउट करते हैं। एच थिकनेस आप दोनों तरफ से कर सकते हैं, जो कि आपके पास दोनों वैल्यूज जो डेवलप होंगी उनमें से जो हायर वैल्यू है उसको आपने चूज करना है। प्रीवियस इक्वेशन के अंदर से जो अल्फा एफ एम फैक्टर की जो वैल्यू थी, अगर वो 2 से ज्यादा आती है उस केस की हमने इक्वेशन चूज की, और एच मिनिमम LN ओवर ln into 0.8 plus fy over 200,000 divided by 36 plus 5 beta into alpha fm minus 0.2। ये इक्वेशन आपने यूज की, सारे वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी हैं, आपने प्रोवाइड कर दिए, और एच मिनिमम हमारे पास आ गया 5.57। अगर जो है आपके पास मजीद पैरामीटर्स वगैरह को आप यूज करना चाहते हैं, या ln की दूसरी वैल्यू जो है वो आप अडॉप्ट करना चाहते हैं 18.33 वाली, तो भी आप इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। हाउएवर दिस वैल्यू मस्ट नॉट बी लेस देन h गिवन इन अदर इक्वेशन, गिवन बाय अदर इक्वेशन। अगर हम अदर इक्वेशन यूज करते हैं तो वैल्यू हमारे पास आ जाती है 6.27 इंचेस, जो कि आपका अल्फा FM मोर देन 2 था। अगर वो इक्वेशन आप यूज करते हो तो वैल्यू आ जाती है हमारे पास 6.27। also h minimum is equals to 3.5। अब 3 मिनिमम जो 3.5 था, हमारे पास जो h मिनिमम वैल्यू आई वो 5.57 आई। अगर हम दूसरे ln से वैल्यू कैलकुलेट करते तो ln ऊपर आ रहा है तो वैल्यू मजीद कम आती। तो एक जो वैल्यू है अल्फा FM फैक्टर मोर देन 2 वाली, अगर हम यूज करते हैं तो वो 6.27 इंचेस आई थी। देयरफॉर हमने कंसीडर किया कि 6.25 जो वैल्यू है वो हमारी हाईएस्ट है, उसको हमने यूज करना है। उसको हमने राउंड अबाउट करके आप 6.5 इंचेस या 7 इंचेस करके भी यूज कर सकते हैं। So now in this lecture we have assignment, online assignment you have to submit in portal, और इसके लिए जो है आपके पास टॉपिक है shear strength of slabs। क्योंकि we are running out of time और हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो स्लैब्स की shear strength को आपने अच्छे तरीके से स्टडी करनी है।
अगर कोई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए, कोई बुक्स भी आप फॉलो कर सकते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कोई मेरे से चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ट्राई अवॉइडिंग कॉपी एंड पेस्ट फ्रॉम हेयर एंड देयर, ट्राई टू राइट बाय योरसेल्फ और एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद ड्राइव्ड एक्सप्रेशंस आल्सो, कि शेयर के अंदर हम किस तरह से इक्वेशंस को ड्राइव करते हैं या किस तरह से इक्वेशंस कंसीडर की जाती हैं, एंड हाउ द शेयर फेल्यूर कैन बी अवॉइडेड इन द स्लैब्स। ये आपका पूरा कंप्लीट एक क्वेश्चन है। एक्सप्लेन टर्म जो एक्सप्लेन करने हैं विद ड्राइव इक्वेशंस वो आपके पास हैं, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ स्लैब्स, टू वे स्लैब सपोर्टेड ऑन बीम्स, टू वे स्लैब्स विदाउट बीम्स, शेयर इन्फोर्समेंट्स इन टू वे स्लैब्स विदाउट बीम्स। तो ये आपके पास तमाम जो पैरामीटर्स हैं अपने अल्फाजों में जो आप एक्सप्लेन करोगे तो हाउ द शेयर फेल्यूर कैन बी अवॉइडेड इन द स्लैब्स, ये आपका मजीद जो है वो डिटेल में ऑलमोस्ट एक्चुअली 2 क्वेश्चंस हैं, 2 पार्ट्स में आपने एक्सप्लेन करना है। आपके पास 1 वीक का टाइम होगा, अगले वीक तक जो है वो आपने इस असाइनमेंट को सबमिट कराना है अगले संडे तक। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।